यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट किया जाए। तो भाई, कैथार्टिक्स। कल हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किए, एसिडिफाइंग एजेंट, एडजॉर्बेंट और प्रोटेक्टिव, है ना। तो 3 टॉपिक कल हमारे कवर हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक है दैट इज कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स करने के बाद हम लोग जो भी अब तक पढ़ा, जैसे हेमेटनिक्स पढ़ लिया हमने, एंटासिड पढ़ लिया, है ना, एडजॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव पढ़ लिया। तो इन सब एसिडिफाइंग एजेंट, इनके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखेंगे, राइट। तो पहले कैथार्टिक्स देखते हैं, उसके बाद जो भी अभी तक के टॉपिक हुए उनके कंबाइंड एमसीक्यू, उसके बाद हम टॉपिकल एजेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो भाई कैथार्टिक्स, सबसे पहले कैथार्टिक्स होते क्या है। कैथार्टिक्स जैसे किसी को अगर टाइट मोशन हो जाए, है ना, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाए, टाइट मोशन हो जाए, तो उसके मोशन को ठीक करने के लिए कैथार्टिक्स की दवाएं दी जाती हैं। ठीक। कैथार्टिक्स आर द ड्रग और एजेंट विच इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन एंड प्रमोट द डिफिकेशन। कैथार्टिक्स वे औषधियां हैं जो आंत या इंटेस्टाइन की गति को बढ़ाती हैं, जो मल त्याग को प्रोत्साहित करती हैं, राइट। डिफिकेशन करती हैं मींस मल त्याग को प्रोत्साहित करती हैं। फंक्शन की बात करें भाई कैथार्टिक्स का, तो आंत की सफाई यानी इवैक्यूएट द बाउल। ओके, आंत की सफाई होती। इवन कोई डायग्नोसिस करनी है या किसी की सर्जरी करनी है, उस वक्त भी कैथार्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंटेस्टाइन उसकी प्रॉपर क्लीन हो सके, जिससे डायग्नोसिस आराम से हो सके, सर्जरी के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। किसी को कॉन्स्टिपेशन, उसमें रिलीफ मिलता है। इनडाइजेस्टेड, अगर बॉडी के अंदर पॉइजन किसी ने खा लिया है, पॉइजन खा लिया है, तो तेजी से मूवमेंट किया जाता है बॉडी का। अगर किसी ने पॉइजन खा लिया तो रिमूव द इनडाइजेस्टेड पॉइजन, गैस्ट्रिक लेवेज इज अल्टरनेटिव। दो चीजें होती, देखो, किसी ने पॉइजन खाया तो एक तो एडजॉर्बेंट दे सकते हो, कि जो एडजॉर्बेंट होता है जैसे कैओलिन हो गया, तो वो अपनी सरफेस पे टॉक्सिन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हमने कैथार्टिक्स दे दी, तो कैथार्टिक्स क्या करता है कि जीआईटी ट्रैक की मोटिलिटी को फास्ट कर देता है। यानी जब यहां पर कुछ रुकेगा ही नहीं, जब रुकेगा नहीं तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, या तो भाई किसी ने पॉइजन खाया, या तो वोमिट करवा दो, है ना, या लूज मोशन करवा दो। तो दो चीजें, बॉडी के अंदर वो पॉइजन रुकना नहीं चाहिए, उसको एब्जॉर्ब होने, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने का समय ना मिलने पाए, राइट। समय ना, यस, लग्जेटिव भी यही चीज होती है, लेकिन कैथार्टिक्स माइल्ड होता है, लग्जेटिव थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। लग्जेटिव हो गया, परगेटिव हो गया, कैथार्टिक्स हो गया, तीनों का एक ही काम है। ध्यान से देखो भाई, जो लग्जेटिव है ना, परगेटिव है या कैथार्टिक्स है, तीनों का एक ही काम है, क्या, रिलीव इन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में रिलीव करते हैं, मींस आराम देते हैं। ठीक है। अब कैथार्टिक्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए, कैथार्टिक्स कुछ कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, जैसे बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स, जैसे एग्जांपल में इसबगोल की भूसी, है ना, इसबगोल की भूसी। ये क्या करते हैं, जैसे किसी का टाइट मोशन हो रहा है, तो जैसे इसबगोल की भूसी जब दिया गया तो क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे बल्क का जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है। मींस किसका, स्टूल का क्वांटिटी, इंक्रीज द बल्क क्वांटिटी। अब अगर बल्क क्वांटिटी, पेट में ज्यादा क्वांटिटी स्टोर है, तो बॉडी से बाहर निकलने के लिए स्टिमुलेट होगी, मींस मल का भार बढ़ाते हैं और आंत की गति को तेज करते हैं, जिससे बॉडी से बाहर आराम से स्टूल पास हो जाए। अगला आता है सलाइन कैथार्टिक्स। सलाइन कैथार्टिक्स क्या, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। सलाइन जैसे समुद्र का पानी, है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइन में पानी को रोकते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। ये क्या करते हैं कि जो भी स्टूल है, जो भी स्टूल है, उस स्टूल को के ऊपर जो है एक लेयर बना लेते हैं, जिससे कि पानी इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए। दूसरी चीज क्या होती है,
कि बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे का रीजन एक बहुत बड़ा है कि भाई जैसे डाइजेशन होता है ना, ध्यान से देखो बताता हूं भाई, मेन कॉन्स्टिपेशन के पीछे रीजन क्या है, होता क्यों है कॉन्स्टिपेशन। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो जैसे सपोज करो किसी इंसान ने कुछ खाया, ठीक है, कुछ खाया, इसोफेगस से होते हुए स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लास्ट में क्या है, ये कहां पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना। तो अब जब प्रॉपर पूरा डाइजेशन हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है किसका, पानी का। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो लार्ज इंटेस्ट, अब जितनी देर तक वेस्ट मटेरियल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, भाई तुमने खाया प्रोटीन का भाई देखो, खाया तो मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, ठीक है, पेट में तुम्हारे प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ये डिओडिनम है, क्या है, डिओडिनम है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन, प्रोटीन, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, है ना, सब चीजों का डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, है ना। डाइजेशन और अवशोषण दोनों क्या हुआ, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। अब जो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, अनडाइजेस्टेड पड़ी रही, वो मूव ऑन कर जाती है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक। अब लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल पहुंचा, इनडायरेक्टली वो क्या है, वो आपका स्टूल है, वो कहां पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, जितनी देर तक स्टूल लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा उतनी देर तक उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, ठीक। एक तो ये हो सकता है कि बॉडी में अगर पानी की कमी हुई तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, भाई पानी कितना भी एब्जॉर्व करे, जब ज्यादा पानी लोगे तो कॉन्स्टिपेशन कभी होगा ही नहीं। या फिर ज्यादा देर तक स्टूल आपका लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूल सूख गया है, और जब सूख जाएगा तो उसके मूवमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अब जो है, जो सलाइन कैथार्टिक्स है, ये क्या करता है, जो सलाइन कैथार्टिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पानी को रिटेन करता है, पानी को रिटेन यानी पानी की मात्रा को बढ़ाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की मात्रा बनी रहेगी तो उस वक्त पानी की मात्रा लार्ज इंटेस्टाइन में जब बनी रहेगी तो उससे स्टूल सूखने नहीं पाएगा, और जब स्टूल सूखेगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। अक्सर छोटे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों का पानी का ध्यान नहीं रहता है। ठंडियों में कॉन्स्टिपेशन लोगों को बहुत होता है, गर्मियों में भी होता है, जब बहुत गर्मी होती है, डिहाइड्रेशन, भाई पसीने से पानी तो बहुत निकल रहा है, इनटेक कम कर रहे हैं। या फिर देखो ऐसे लोग जो एयर कंडीशन वगैरह में ज्यादा रहते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों, क्योंकि एयर कंडीशन क्या करता है, वो शरीर का मॉइस्चर खींचने का काम करता है, उतना हम पानी नहीं ले पाते हैं। ठंडियों में हमें प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। अगला आता है स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स या इरिटेंट कैथार्टिक्स। ये क्या करता है, ये इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। इसके लिए ड्रग कौन सी, कैस्टरॉल, सेना या बिसाकोडिल होती है। फिर अगला आता है लुब्रिकेंट कैथार्टिक्स। लुब्रिकेंट कैथार्टिक्स क्या करता है, जो स्टूल होता है उसको लुब्रिकेट कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी से बाहर चला जाता है। याद रहे कि जब भी कैथार्टिक्स पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन के खाली नाम भी अगर लिख दोगे, सारा कंटेंट इसलिए कि अगर 3 नंबर में पूछ लिया तो सब लिखना है, और 3 नंबर की जगह अगर पार्ट में करके पूछा, है ना, कई बार
एडजॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव एंड कैथार्टिक्स पूछ लेते हैं, तो फिर आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन में सिर्फ ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, अंदर डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। इमोलिएंट कैथार्टिक्स वाटर को प्रमोट करते हैं जिससे कि फैट में पेनिट्रेशन हो जाता है, मींस मल में पानी और वसा का प्रवेश करा के उसे सॉफ्ट कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब आ जाओ मेन ड्रग पे। याद रहे कि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेन चीज होती है ड्रग, ना की थ्योरी। हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें फोकस करना है ड्रग पे। जैसे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे आसान है कि भाई सीधे सीधे 4 कार्बन बना दो, सीधे सीधे 4 कार्बन, है ना, सीधे सीधे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक, ऊपर नीचे वाला कार्बन एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो ऊपर वाला सोडियम सॉल्ट है, नीचे वाला पोटेशियम सॉल्ट है, बीच के दोनों एल्कोहल हैं, बीच के दोनों एल्कोहल है, अपोजिट डायरेक्शन में OH बना दो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में OH बना दो। ठीक, ये कैसा रहता है, हाइड्रेटेड रहता है, इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसका ब्रांड नेम एक ही मार्केट में मिलता है, स्पेक्ट्रम के नाम से। किसके नाम से, स्पेक्ट्रम के नाम से। इसका दूसरा नाम रोचले सॉल्ट या सिग्नेट सॉल्ट है। रोचले सॉल्ट या सिग्नेट सॉल्ट, मॉलिक्यूलर वेट की बात अगर करें तो 82 हो गया, है ना। निकालना अगर चाहते हो तो कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, राइट, हाइड्रोजन का 1 होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके, जैसे हमने बताया है प्रीवियस में, बड़े आराम से निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी कलरलेस, ऑर्डरलेस और स्वाद कैसा है, समुद्र के पानी जैसा, यानी सेलाइन टेस्ट है। ठीक है, पानी में घुलनशीलता बराबर होती, स्टोरेज यूनिवर्सल रहेगी, स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर, कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। यूज की बात करें तो भाई कैथार्टिक्स का है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। पॉइजन है तो पॉइजन को भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, गैस्ट्रिक लावेज यानी स्टमक को खाली करने का। इंडस्ट्री की बात करें तो स्टेबलाइजिंग एजेंट, यानी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को चीज और मीट के प्रोडक्ट को लंबे समय तक, है ना। स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ नहीं होता, स्पेक्ट्रम नाम है, समझे, स्पेक्ट्रम का नाम है जिस नाम से एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, जिस नाम से सोडियम पोटेशियम टार्टरेट मार्केट में अवेलेबल है, ब्रांड नेम है। अब जैसे एमॉक्सीसिलिन हो या एसी, क्या हो गया, क्लेवम हो गया, है ना, क्लेवम नाम सुना है क्लेवम का, कहो क्लेवम क्या है, तो क्लेवम कुछ और नहीं, क्लेवम दवाई है, एंटीबायोटिक का नाम है। उसी तरीके से स्पेक्ट्रम के नाम से मार्केट में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट मिलेगा। ठीक है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का पाउडर आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो दैट इज स्पेक्ट्रम। अगला आता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है ना। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट या बिटर सॉल्ट, सिनोनियम जरूर याद रखना भाई, है ना, सिनोनियम जरूर याद रखना, सिनोनियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, है ना, तो मैग्नीशियम प्लस 7 हाइड्रेटेड, है ना, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रेटेड है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकाल, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मैग्नीशियम का कितना हो गया 24.32, सल्फर का कितना होता है भाई 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, निकाल सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, प्रीवियस टर्न पे यही सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई गई हैं। प्रॉपर्टी में कलरलेस, ऑर्डरलेस, सलाइन टेस्ट, बिल्कुल जैसे ऊपर बताया था उसी तरीके से। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो मैग्नीशियम सल्फेट को ही अगर गर्म कर दिया जाए, मैग्नीशियम सल्फेट को लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए तो जिनसे मिलकर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट यानी ध्यान से देखो, अगर मैग्नीशियम सल्फेट
ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या है 7 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म है। अगर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया जाए तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी प्योरेस्ट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट की मिल जाएगी। बात को समझे? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी हुई। स्टोरेज सबका हमने आपको बताया कि सबका वही स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर, और कंटेनर कैसा रहेगा, लाइट रेजिस्टेंट रहेगा। ठीक है, हाँ भाई। तो भाई मैग्नीशियम सल्फेट का काम क्या है, सलाइन कैथार्टिक्स की तरह। ठीक, बॉडी, या चूंकि मैग्नीशियम सल्फेट है तो बॉडी में अगर मैग्नीशियम की कमी है तो वो भी दूर कर देता है, कोलेसिस्टाइटिस को दूर कर देता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन तो मैग्नीशियम सल्फेट की टैबलेट भी आती हैं और मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर भी आता है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें, मार्केट में किस नाम से मिलेगा, तो सल्फामैग और सुमैग के नाम से, सल्फामैग और सुमैग के नाम से पाउडर आता है, राइट। तो ये क्या हो गया भाई, कैथार्टिक्स, कैथार्टिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैथार्टिक्स। क्लियर है? कैथार्टिक्स में कोई डाउट हो तो बता दो हमें, किसी तरह का कोई डाउट कैथार्टिक्स में है तो क्लियर बता दो, नहीं तो हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एमसीक्यू, चलो भाई, है ना, पढ़ना, किसी तरह कोई डाउट हो तो बता देना। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस लगाएंगे, मल्टीपल चॉइस काहे काहे के, हेमेटिनिक्स का, एंटासिड का, एसिडिफाइंग एजेंट का, कैथार्टिक्स का, एडजॉर्बेंट का, प्रोटेक्टिव्स का, जो कुछ हमने अभी तक इस 3rd यूनिट में पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस। हाँ भाई, हेमेटिनिक्स मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ काहे में, यस, एनीमिया, है ना। अगर एनीमिया हो जाती है तो हम क्या देते हैं, हेमेटिनिक्स। है ना, एनीमिया, रक्त अल्पता। ओके, चलो भाई फटाफट जवाब देते रहो। विच इज द मोस्ट कॉमन हेमेटिनिक्स यूज्ड इन आयरन डिफिशियंसी। मोस्ट कॉमन हेमेटिनिक्स, सबसे ज्यादा सामान्य स्थिति में हेमेटिनिक्स कौन सा देते हैं भाई, यस, हेमेटिनिक्स, फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट जो पढ़ा है हेमेटिनिक्स में। विटामिन B12 पढ़ा है क्या, तुम लोग जवाब दे रहे हो, नहीं पढ़ा ना, कौन सा पढ़ा, फेरस सल्फेट पढ़ा, जो सिलेबस में है वही आपको चूज करना है। परनीसियस एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, परनीसियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होगा भाई, ये थ्योरी में जरूर हेमेटिनिक्स में पढ़ाया है मैंने। परनीसियस एनीमिया, यस बिल्कुल सही, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होता है। विच इंजेक्टेबल आयरन प्रिपरेशन इज कॉमनली यूज्ड, अब इसमें ब्रांड नेम बताना पड़ेगा तुमको। अगर किसी को एनीमिया हो जाता है तो कौन सा इंजेक्टेबल देते हैं सबसे ज्यादा कॉमन यूज में, यस दैट इज आयरन डेक्स्ट्रॉन, है ना, आयरन डेक्स्ट्रॉन देते हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमेटिनिक्स, इसमें से हेमेटिनिक्स कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमेटिनिक्स, निम्नलिखित में से कौन सा हेमेटिनिक्स नहीं है, तो पैरासिटामॉल हेमेटिनिक्स में नहीं आता, बाकी इरिथ्रोपोएटिन, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब क्या हेमेटिनिक्स हैं। आर्यन पटेल कह रहे हैं आयरन हेमेटिनिक्स नहीं, आर्यन पटेल बेटा हेमेटिनिक्स एक बार पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हारे डाउट मुझे थोड़ा सा ढीले लग रहे हैं, राइट, एक बार हेमेटिनिक्स पढ़ लेना, अगर आयरन हेमेटिनिक्स नहीं तो फिर है क्या। ठीक है, विच विटामिन इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस इन आरबीसी मैच्योरेशन, यस, डीएनए सिंथेसिस, आरबीसी मैच्योर होने पे डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज विटामिन B9, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, राइट। इरिथ्रोपोएटिन मेनली प्रोड्यूस्ड इन, कहां से प्रोड्यूस होता भाई इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन मेनली प्रोड्यूस्ड इन, यस, इरिथ्रोपोएटिन कहां से, इरिथ्रोपोएटिन बोन मैरो में सपोर्ट करता है इरिथ्रोपोएसिस आरबीसी प्रोडक्शन को, लेकिन रिलीज होता है किडनी से, कहां से, किडनी से रिलीज होता है, राइट। विच इज द साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी, ओरल आयरन थेरेपी का भाई साइड इफेक्ट बताओ, ओरल आयरन थेरेपी
विच इज द साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी? जब आयरन खाओ, कोई आयरन की गोली खाता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन या ब्लैक स्टूल की समस्या होती है ना। इवन ठंडी के दिनों में जब साग वाग भी ज्यादा खाने लगो ना तो स्टूल का कलर ब्लैकिश हो जाता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज ट्रीटेड विद, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया यानी आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं, मेगैलोब्लास्टिक है ना। तो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की मदद से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। विच हेमेटोनिक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयरन ओवरलोड कंडीशन? अगर आयरन ज्यादा हो जाए तो कौन सा हेमेटोनिक्स है जो उसको नहीं देना चाहिए? भाई आयरन ओवरलोड यानी बॉडी में आयरन की अत्यधिक हो गया, आयरन ओवरलोड मतलब अत्यधिक आयरन, कौन सा हेमेटोनिक्स निषिद्ध है, मींस नहीं देना है। उस कंडीशन में आयरन प्रिपरेशन नहीं देनी है, एग्जैक्टली आयरन प्रिपरेशन उसको नहीं देना है ना। ये तो आयरन प्रिपरेशन ही हो गई ना, तो इसको तो दे ही नहीं सकते क्योंकि सीधा सीधा आयरन नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते। बाकी क्या है, वो आरबीसी की प्रिपरेशन को बढ़ाते हैं, लेकिन डायरेक्टली आयरन क्या है, आयरन ये है, और आयरन की कमी वैसे ही है बॉडी में, है ना। ओरल आयरन प्रिपरेशन बेस्ट एब्जॉर्ब इन विच मीडियम? ओरल आयरन, अगर ओरल रूट से आयरन दिया तो किस मीडियम में सबसे अच्छे से एब्जॉर्ब होता है? यस, किस एसिडिक मीडियम में, है ना। ओरल आयरन प्रिपरेशन इसीलिए स्टमक में, एम्प्टी स्टमक में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होता है। विच हेमेटोनिक्स इज हेल्पफुल इन एनीमिया इन क्रोनिक रेनल फेल्योर? कौन सा हेमेटोनिक्स है जो एनीमिया में, क्रोनिक रेनल फेल्योर में सहायक होता है? कौन सा है? इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर किसी की बॉडी में, भाई क्रोनिक रेनल फेल्योर का मतलब किडनी खराब हो गई, किडनी खराब हो गई। अब अगर किडनी खराब हो जाएगी, ऐसे केस में अगर इरिथ्रोपोएटिन नहीं पहुंचा बोन मैरो में तो आरबीसी की सिंथेसिस रुक जाएगी, ठीक है। अब किडनी खराब है तो उस कंडीशन में तुमको हेमेटोनिक्स के तौर पे क्या देना पड़ेगा? इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन, जिससे बॉडी में इरिथ्रोपोएटिन बना रहे और बोन मैरो में इरिथ्रोपोएसिस होती रहे, यानी कि ब्लड फॉर्मेशन होता रहे, यानी आरबीसी प्रोडक्शन होता रहे। क्लियर है पॉइंट, है ना। क्योंकि भाई इरिथ्रोपोएटिन कहां से, किडनी से रिलीज होता है, और किडनी खराब हो गई है। विच विटामिन इनहेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन? कौन सा विटामिन है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? बहुत खूब आयरन तुम खाते रहो, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, है ना। खूब आयरन, खूब साग पत्ता खूब खा रहे हो, खूब पी भी रहे हो, जूस भी पी रहे हो, फिर भी डॉक्टर ने कहा भाई आयरन की कमी है। क्यों? क्योंकि उसके साथ विटामिन सी नहीं ले रहे हो। इसीलिए बहुत सारी मार्केट में आयरन की गोलियां आती हैं विद कॉम्बिनेशन विटामिन सी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में आती है। Which hematinics deficiency causes neurological symptom addition to anemia? कौन सी हेमेटोनिक्स की कमी से एनीमिया के साथ न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखाई देते हैं? न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखाई देते, यस, विटामिन B12, है ना, न्यूरोलॉजिकल, यस। विच फॉर्म ऑफ आयरन इज द बेस्ट एब्जॉर्ब ओरली? ओरल रूट से अगर दिया जाए तो कौन सा फॉर्म है आयरन का जो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है? ये मैंने बताया भी है आपको। यस, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज एब्जॉर्ब, यानी कौन सा आयरन का रूप मौखिक रूप से सबसे अच्छा अवशोषित होता है? फेरस, राइट, फेरस के फॉर्म में, है ना। फेरिक जो है स्टोरेज कंडीशन के लिए अच्छा है, लेकिन फेरस के तौर पर बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाएगा, ठीक। बेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया? भाई लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट से पता चलेगा कि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है? आयरन की मतलब आयरन का स्टोरेज कम हो गया, तो स्टोरेज के फॉर्म में क्या करते हैं, हमने कहा फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो सीरम फेरिटिन टेस्ट करवा लो। तो सीरम में अगर फेरिटिन की कमी है, इट मींस बॉडी में आयरन की कमी हो गई, ठीक है। कार्बोनिल आयरन इज प्रिपरेशन ऑफ, भाई कार्बोनिल आयरन सबसे लास्ट वाला हेमेटोनिक्स बताया था, आयरन सॉर्बिटॉल, क्या बताया था, आयरन सॉर्बिटॉल। आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए इसको देते हैं, ठीक है।
ऑट्रिन एक्सटी कंटेन्स, ब्रांड नेम से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये बता चुका हूं है ना। ऑट्रिन एक्सटी कौन सा हेमेटनिक्स का ब्रांड नेम है भाई? ऑट्रिन एक्सटी कंटेन्स, यस, फेरस एस्कॉर्बेट है ना, फेरस एस्कॉर्बेट। चलो भाई, लाइट ने कहा कि आज के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में जब पीडीएफ देंगे तो बचे हुए जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें और भी काफी सारे क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मॉर्निंग में पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे। तो सारे टॉपिक पढ़ो, पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाओगे तो ज्यादा बेहतर परफॉर्म होगा, राइट, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कहीं कोई डाउट होता है, कल से टॉपिकल एजेंट शुरू करेंगे, तो इस ये जो 4-5 टॉपिक पढ़े ना, इनमें कोई भी डाउट हो अगर, तो कल टॉपिक शुरू होने के पहले पूछ लो। लेकिन मैंने कहा ना कि डाउट तब होंगे जब पढ़ाई करोगे। एग्जाम के टाइम पे बहुत डाउट होते हैं, राइट। बेटा मेरी कोशिश यही है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाऊं ताकि तुमको समझ में आ जाए, और तुमको नहीं, मैं किसी को भी समझाने, देखो मेरा एफर्ट सिर्फ ये नहीं है कि बुक में जो लिखा है वो रीडिंग करा दो। मेरा एफर्ट ये रहता है कि जो कुछ भी है, कुछ ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, समझाया जाए कि बच्चों की समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लिया करो। दिन में 10 से 11 मोबाइल नंबर सबको दे रखा है, कोई डाउट हो तो तुम फोन पे भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो भाई, पढ़ते रहो, साथ के दोस्तों को शेयर करते रहो। बाय। ओके ओके नवीन, गुड। बाकी अपनी क्लास में दोस्तों को सबको शेयर करते रहो।